तो मैं बड़ी दिक्कत में आ जाऊंगा। आपसे यही निवेदन है कि मेरे पापा को माफ़ कर दीजिए, जो भी गलती हो गया आपसे, जवान लड़ा लिए कुछ भी है। और मेरे पापा का जो तनख्वाह था 2 महीने का, आप भले उसके मत दीजिए, लेकिन मेरे पापा को छोड़ दीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर लंबे अरसे बाद स्वागत है आपका बस्तर डायरी में। बस्तर डायरी आज पहुंचा है जगदलपुर के दलपत सागर में और कुछ अलग एक कहानी लेके आया है दलपत सागर में। हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रतिभाएं हम आपको लगातार दिखाते रहे बस्तर डायरी के माध्यम से, लेकिन आज जो हम प्रतिभा दिखाने वाले हैं और जिस व्यक्ति से और जिस शख्स से हम लोग आपको मिलवाने वाले हैं, उसको देख के आप लोग भी बोलेंगे वाह क्या बात है। जी हाँ, बिल्कुल एक बच्चा है, एक लड़का है और जो मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और शाम को आके दुकान लगाता है इसी दलपत सागर में, दलपत सागर के गेट पे। और इस कहानी के बाद जब आप लोग पूरा सुन लेंगे और देख लेंगे तो ज़रूर मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि ज़रूर इस बच्चे के पास आके इसकी बातें सुनिएगा, इसके यहाँ आके एक बार इससे मिलिएगा और ज़रूर आके इसकी एक बार भेल ज़रूर खाइएगा। तो हम मुलाकात कर रहे हैं उस बच्चे से जो अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार के जीवन को चलाने के लिए मेहनत कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है और एक पढ़ा लिखा युवक जो आज एक अच्छी जगह होना चाहिए, आज वो दलपत सागर के गेट पे बैठ के भेल बेच रहा है। और आज आपने देखा होगा कई बार कि इस तरीके के लोग जो है, इस उम्र के लोग जो हैं नशे के आदत हो जाते हैं, नशे की आदत हो जाती है और कई तरह के शौक़ हो जाते हैं, लेकिन वो उन बालकों में से बिल्कुल अलग है जो अपने घर और परिवार के लिए, अपना घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा है। तो हम उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका यार? भूपेंद्र सिंह सर। क्या करते हो भूपेंद्र? जी, मैं 11th क्लास में स्टडी करता हूँ सर, इन बस्तर हाई स्कूल में। पढ़ाई कब करते हो? सर ये ख़त्म हो जाता है 6 से 10 तक यहाँ बैठता हूँ मैं, संडे के दिन 10 तक, फिर नहीं तो बाकी नॉर्मल डे रहता है तो 9:30 तक। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ खाना वाना खा के, 11 से बैठता हूँ, 12:30 तक पढ़ाई करता हूँ। फिर 12:30 सो के 6, 6:30, 7 बजे तक मैं उठ जाता हूँ और फ्रेश हो जाता हूँ। उसके बाद खाना नाश्ता वास्ता करके मैं पढ़ाई करने बैठ जाता हूँ। और अभी तो एग्ज़ाम चल रहा है सर, तो एग्ज़ाम देने प्रेपरेशन करता हूँ 8 बजे से 12:30 तक। उसके बाद एग्ज़ाम देने जाता हूँ। हम लोग जब एक बार भेल खाने आए थे तो हम लोगों ने पूछा था आपसे, तो आप 10th क्लास में पढ़ते हो? 9th में? जी 9th नहीं सर, 11th में। आपने बताया था 10th में कितने % आए थे आपके? जी मेरी आई थी सर 60। आजकल जो बच्चे हैं आपकी उम्र के, जो 10th में आने के बाद और जो उम्र है आपकी, उस उम्र में लोग अपने शौक़ पूरे करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन आप ये क्यों कर रहे हो? सर ये इसलिए कर रहा हूँ सर कि मेरे पापा ड्राइवर थे सर, पहले आरटीओ ऑफिस के जो आरटीओ सर हैं ऋषभ नायडू, उनकी गाड़ी चलाते थे, तो उनको 15,000 तनख्वाह मिलते थे। तो वो हुआ क्या कि आरटीओ सर के साथ बहस हो गई, जिससे उन्होंने मेरे पापा को काम से निकाल दिया और तनख्वाह नहीं दिए 2 महीने का। और उसके बाद उनको केस में डाल दिया, एक कि मारपीट का केस, मेरे घर में आके मारपीट कर रहे थे और तनख्वाह नहीं देने का, दारू मंगाया उनसे और अंदर करवा दिया उनको। तो 1 हफ्ता मेरे पापा पिछले साल जेल में भी रह के आए। तो इस समय के दौरान मेरे घर का स्थिति बहुत डाउन हो गया रहा सर। एक तो 2 महीने का तनख्वाह नहीं दिए रहे, तो उसके बाद फिर 1-1.5 महीना बाद पापा फिर काम करना शुरू किए। हम मेरे मामा से पैसा लेके काम कर रहे थे उधारी में। उसके बाद 1-1.5 महीना से भेल बेचना शुरू किए पापा। एक भेल बहुत पहले से बेच रहे थे पापा। उसके बाद कोरोना आ गया सर, इसलिए गाड़ी चला रहे थे। इससे पहले जो आरटीओ साहब थे SS कौशल सर, उनकी गाड़ी चला रहे थे, वो 1.5 साल उनके पास थे। वो बहुत अच्छे सर थे, उनसे सब काम करवाते थे और अच्छे से थे। फिर ये सर ऋषभ नायडू सर 2 महीने आने के बाद, 1 महीने तो उन्होंने तनख्वाह दिया, उसके बाद 2 महीने तनख्वाह नहीं दिया। उनके घर में भी उनकी मम्मी बार बार बोलती थी कि 8-10 हज़ार 12 हज़ार में तो ड्राइवर मिल जाते हैं, तुम 15,000 क्यों दे के रखे हो, पैसा ज़्यादा है क्या? तो उसके बाद फिर सर दिए नहीं तनख्वाह, उनका केस वेस हो गया। उसके बाद पापा भेल बेचना शुरू किए। तो मैं देखा घर का कंडीशन कि भेल से पापा अकेले करने से नहीं चल पा रहा है घर। तो मैंने कहा मैं भी कर लेता हूँ पापा, पार्ट टाइम में स्कूल से आता हूँ, उसके बाद खाली रहता हूँ, घूमने की वजह मत भेली बेच दिया। आपके मन में ये कैसे आया कि क्यों ना मैं पढ़ाई के बाद, जो स्कूल के बाद जो बच्चे घूमते हैं और जो
मस्ती करते हैं, लेकिन आपकी उम्र का बच्चा जो है घूमता फिरता है शहर में, देखा होगा आपने जगदलपुर शहर में, और आप क्योंकि जिस जगह बैठे हैं वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, तो ऐसा क्या मन में आया और क्यों आया कि आपने भेल बेचना शुरू किया? आप चाहते तो घूम भी फिर सकते थे। सर घूम फिर तो सकता था, पर घर में पापा अकेले काम करने वाले, मेरी 2 बहनें हैं सर, और मम्मी बीमार रहती है। अब उनके भरोसे छोड़ दूंगा तो घर बिगड़ जाएगा, और पापा को तो अंदर करवाने की बार बार धमकी भी देते हैं आरटीओ सर। अभी 28 मार्च को मेरे पास आए, भेल लिए सर 10 रुपए की, उनकी फैमिली के साथ आए और बोले आज पेशी था तुम्हारा, अब तो आपके पापा अंदर हो जाएंगे। जबकि मेरे पापा ने कुछ किया नहीं सर, 6 बजे गए थे तनख्वाह मांगने। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूँगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से एक पढ़ा लिखा अधिकारी एक बच्चे को आकर, जो कि एक स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ से, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना घर चलाने के लिए भेल बेच रहा है, उसको कोई अधिकारी आके इस तरीके की अगर बात करता है तो क्यों ना क्यों उसके दिमाग में, उस बच्चे के दिमाग में क्या बातें बैठेंगी, किस तरीके की सोच उसके दिमाग में आएगी, तो इसकी बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़रूर हम उन महोदय से ज़रूर मिलेंगे जाके, इनसे बात करने के बाद, कि आखिर क्यों इस तरीके की जो बातें हैं, अगर कुछ मामला है या कुछ भी चीज़ें हैं तो उसको कोर्ट में या पुलिस थाने में निपटाते हैं। इस तरीके से अगर बच्चे से आके बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य पे और बच्चे के दिमाग पर एक अलग सा असर पड़ेगा। तो आगे बात हम लोग अपनी कंटिन्यू रखते हैं। तो क्या हुआ फिर? सर अभी तो यही हो जाएगा, अगर 28 तारीख को सारे गवाह आपके पापा के खिलाफ खड़े हो गए हैं, अब तो 2-4 पेशी और होगा, आपके पापा अंदर है समझ लो। और फिर उसके बाद सर बहुत बुरा लगा मेरे को, काम में भी मन नहीं लग रहा था सर इसमें। उसके बाद मैं जाके पापा से बात किया, पापा ने दिलासा दिलाते हुए कहा कि कुछ नहीं होगा, तो ऐसे बोल रहे थे, ऐसे मजाक। इस मामले को लेके आपने अधिकारियों से और बाकी लोगों से बात की क्या? सर बात करने से क्या होगा सर, 2-3 बार हमने तो कलेक्टर साहब को भी पर्ची दे चुके हैं, और नगरनार थाने में जो हमारी डोंगरीगुड़ा के अंतर्गत आता है, वो थाने में भी हम लोग क्या वो दे चुके हैं सर, FIR क्या सर कुछ लिख के दिए थे, आवेदन लिख के दिए रहे सर, तो कुछ किया नहीं गया सर वैसे उनको। अब इतने बड़े अधिकारी आरटीओ साहब हैं, अब हमारा कौन सुनता है सर। कितना कमा लेते हो इससे आप? सर मैं कमा लेता हूँ 300-350, संडे के दिन 500-600 भी कमा लेता हूँ सर, भीड़ रहा तो 1000 भी हो जाता है कभी कभी। पैसा लोग इकट्ठा करते हैं, बच्चे जो पैसे इकट्ठे करते हैं, पॉकेट मनी मिलती है, उनका शौक होता है नई नई चीज़ों को लेने का, घूमने फिरने का, नई नई चीज़ों खाने का। यहाँ पर बच्चों को देख के आपको लगता नहीं है, आपकी उम्र के बच्चों को देख के, कि यार वो लोग आते हैं, कुछ कुछ खाते हैं, घूमते हैं, गाड़ियों में घूमते, तो मन नहीं करता क्या कभी? सर मन तो करता है, बट क्या कर सकते हैं सर, अब ऐसी स्थिति आ गई है कि काम घर वाले को सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो बात ही नहीं बनता सर कि नहीं करना है, घूमना फिरना है, उसके लिए पैसे तो चाहिए ना सर, घर चलाने के लिए भी। अब पापा की इतनी स्थिति ठीक नहीं है कि वो अभी घर चला सकें। मैं देखा हूँ बचपन से काम करके अपने को पाला है, हमारे को, मेरी 2 बहनों को पढ़ाया है, लिखाया है। अब उनको अब अगर हम सपोर्ट नहीं करते हैं तो सही नहीं रहेगा सर। क्या सब्जेक्ट यूज़ किया आपने? सर मैं बायोलॉजी लिया हूँ सर। अब ये सवाल है मेरा, इसको आप समझिएगा कि आपने स्कूल की पढ़ाई करी, 70% लाया, आप उसके बाद आपने यहाँ पे भेल बेच रहे हो, और उसके बाद सब्जेक्ट भी आपका जो है बहुत हार्ड सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से, बायोलॉजी। तो उसको कैसे मैनेज करोगे, किस तरीके से मैनेज करोगे? क्योंकि ये परेशानियाँ तो आती जाती रहेंगी। कोशिश ये कर रहे हैं, क्योंकि जिसकी सच्चाई होती है उसकी जीत होती है। तो आने वाले समय में आप क्या करोगे? सर आने वाले समय में अगर मेरे पापा छूट जाते हैं सर, तो मैं तो पहले बायोलॉजी से सब्जेक्ट चेंज करके मैथ्स लूँगा सर, कि बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा, वो तो मैंने ले लिया रहा ऐसी। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे को मैथ्स सब्जेक्ट लेना चाहिए था। फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है, बायोलॉजी में थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल ही लग रहा है थोड़ा सा सर। लोग आते हैं, भेल खाने आते तो पूछते हैं आपसे? जी बिल्कुल पूछते हैं सर। क्या बोलते हैं? सर आप तो पढ़ते हो लगता है, बोलते हैं उन लोग। तो मैं कहता हूँ कि जी पढ़ता हूँ मैं, कि पार्ट टाइम है मेरा। तो बोलते नहीं कि इस उम्र में आप पढ़ रहे हो? जी इस उम्र में ऐसे काम कर रहे हो तो मैनेज कैसे होता है? मैंने कहा मैनेज करना तो मुश्किल होता है, बट आप अपना काम भी करते रहो, साथ में आपके जो ग्राहक हैं उनसे काम भी करते रहो। आप देख पा रहे हैं अभी मैं कुछ देर के लिए रोकूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे इंटरव्यू के कारण उनकी रोजी रोटी खराब हो जाए। जिस कारण वो यहाँ बैठे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से अपने परिवार को चलाने के लिए यहाँ शाम को आकर बैठते हैं, 4 घंटे 5 घंटे बैठते हैं पढ़ाई करने के बाद आके, तो ये कहीं ना कहीं जगदलपुर के बस्तर की और क्यों ना पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए एक सीख बन सकती है, और बन रही होगी,
कि हम अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी के साथ घर की जिम्मेदारी भी उठाएं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि इस उम्र के बच्चे जो हैं आज की डेट में लोग जो है अलग अलग तरीक़ों से अपना जीवन यापन करते हैं। कई बच्चों के शौक़ होते हैं, बड़े बड़े शौक़ होते हैं, और कुछ बच्चे जो है आजकल आप जान रहे हैं कि नशे की फिराक में घूमते हैं इस उम्र के बच्चे। लेकिन उनमें से एक बच्चा ये है जो अपना घर चलाने के लिए, रोजी रोटी पालने के लिए, अपने फादर को न्याय दिलाने के लिए इस तरह की जद्दोजहद करते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ आए हैं, मतलब खाने आए हैं यहाँ पे भेल, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम आपका? वीरू दुबे। आप रोज आते हैं यहाँ पे? नहीं, कभी कभार आता हूँ। कैसा लगता है इनका भेल? बहुत बढ़िया लगता है। कभी पूछा आपने कि भाई तू भेल बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, किस कारण बेच रहा हूँ? नहीं पूछ पाया। आपको क्या लगता है इस उम्र के बच्चों को ये सब करना चाहिए? नहीं। जगदलपुर के लोगों को, आपने बच्चों को देखा होगा जो इस जनरेशन के जो बच्चे हैं, कैसे बच्चे आपने देखे हैं? मैं अधिकतर खेलते हुए बच्चों को देखी हूँ, पढ़ाई करते हुए ये देखी हूँ। और जब इस बच्चे को आप देखते हैं तो कैसा अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इस उम्र के बच्चे ऐसे जैसे जो कर रहे, वर्क कर रहे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पढ़ाई करें अपनी लाइफ में, इस उम्र में पढ़ाई करें, ये मुझे पसंद है, ताकि अपनी लाइफ में आगे बढ़े, पढ़ाई करें, कुछ बने, ये मैं चाहती हूँ इस उम्र के बच्चों को। तो अब देख रहे हैं जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो भी यही चाहते हैं। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि इस उम्र के जो बच्चे हैं पढ़ाई करें और अपना जो जीवन है इस उम्र का, उस जीवन को निकालें और अच्छे से रहे। लेकिन समाज में कुछ लोग होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ दिक्कतें होती हैं जिनके कारण इस तरीके के लोगों को कदम उठाना पड़ता है। आगे भी हम इनसे बात करेंगे। फिर अब इसके आगे आपने क्या सोचा है? अगर सब कुछ सीमित हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा, तो उसके बाद क्या सोचिए? सर बराबर हो जाएगा तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। पापा यहाँ बैठ जाएंगे सर, मैं तो भेल बेचूंगा नहीं सर। फिर मैं अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करूँगा सर। पढ़ाई के लिए कुछ दिक्कतें आती हैं आपको? जी दिक्कतें तो बहुत आती हैं सर। जब से केस चला है, मेरे पापा जब अंदर हो गए सर, जब मेरे बोर्ड जो पेपर आने वाला था 10th का, उससे सिर्फ 10-15 दिन पहले ही मेरे पापा अंदर हो गए। तो बहुत बड़ा दुख हुआ सर। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था सर कि अंदर करवा दिए सर। घर में भी पैसे नहीं थे सर खाने पीने को। तो हमारे जो परिवार है, हमारे मामा जी, बड़ी मम्मी जी, उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारी। अब अंदर हो जाते हैं सर तो मैं तो बड़ी दुविधा में फंस जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में कोई कमाने वाला है नहीं। मेरी 2 बहनें हैं, मेरी मम्मी बीमार रहती है अक्सर, और कमाने वाले मेरे पापा ही हैं बस। तो आपने देखा किस तरीके से जो ये बच्चा है, जो छोटा बच्चा है, मैं एक बार उसका नाम बता दो अपना। जी मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। और हमारे चैनल के माध्यम से आप किसी को कुछ कहना चाहते हो, कुछ संदेश है आपका? जी मैं यही संदेश है सर कि ऋषभ नायडू सर से, कि मेरे पापा तो मेरे पापा गलती किए नहीं थे, आपने तो अंदर करवा दिया। अगर आप अब और अंदर करवाएंगे मेरे पापा को केस में डाल के, तो मैं बड़ी दिक्कत में आ जाऊंगा। आपसे यही निवेदन है कि मेरे पापा को माफ़ कर दीजिए। जो भी गलती हो गया, आपसे जवान लड़ा लिए, कुछ भी है। और मेरे पापा का जो तनख्वाह था 2 महीने का, आप भले उसके मत दीजिए, लेकिन मेरे पापा को छोड़ दीजिए सर। तो आपने देखा किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के लिए किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, किसी अधिकारी से रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये समझदारी उस बच्चे के अंदर है कि जिस तरीके से, जिस लिहाज से उस व्यक्ति से माफ़ी मांग रहा है, संदेश भेज रहा है। और जगदलपुर वासियों के लिए भी संदेश है, क्यों ना आगे बढ़कर इस बच्चे की मदद की जाए, इस बच्चे के लिए आगे आया जाए। और जिस तरीके से क्योंकि वो कानूनन प्रक्रिया है, केस होते हैं, आवेदन जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको देखने भी चाहिए कि किस तरीके से हम किस परिवार को हम परेशानी में डाल रहे हैं, किस कारणों से डाल रहे हैं, वो भी देखने वाली बात है। जिस तरीके से बच्चे ने बताया कि जब उसके बोर्ड के एग्ज़ाम थे तब ये घटना इसके साथ घटी है, और उस समय ये मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हुआ है। तो मेरा भी निवेदन है जगदलपुर वासियों से और चैनल देखने वाले लोगों से कि आगे बढ़कर इस बच्चे की मदद करें, और इसकी मदद के लिए आगे आया है। और जो अधिकारी है जिनके नाम ये बता रहे हैं, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि इस बच्चे को देखते हुए इस तरीके की प्रताड़नाएं जो हैं, जो बच्चा बता रहा है, वो इनके परिवार को ना दी जाएं। तो लगातार इस तरीके की बातों को और देखने के लिए, मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए बने रहिए बस्तर डायरी के साथ।